तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम रैपिड रिवीजन की सीरीज आज से ही चालू करेंगे, तो चलिए चैप्टर 1 यानी रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। आसान चैप्टर होने के बाद भी ये देखा गया है कि क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन तुम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जाते हो। दूसरा, इस चैप्टर को बहुत इग्नोरेंस मिलती है। यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स में जो तुम बार बार रिवीजन करते हो, लेकिन ये चैप्टर तुमने कभी पढ़ा था और उसके बाद छोटा सा रिवीजन के बाद आप चले जाते हो। प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है और इसी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन छूटते हैं। बच्चों, तगड़ा चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका ना वेटेज 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स वेटेज है, यानी कि बहुत ही आसानी से आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। शुरुआत करने के पहले बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों, इसमें ज्यादातर देखा गया है कि एक एमसीक्यू आता है, एक 2 मार्कर क्वेश्चन आता है और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। यानी कि 3, 2, 5 और एक 6, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी कि 6 मार्क्स इसका वेटेज है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन एक इसका और सीन है बच्चों की, कई बार ये भी देखा गया कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा और एक आ जाएगा एमसीक्यू 2 मार्क का क्वेश्चन, फिर उसको लोग नहीं देंगे। तो अगर ऐसा है तो और अच्छा है, क्योंकि आप 5 नंबर का क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आ जाता है तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही यहाँ से बनेंगे। नहीं, एक एमसीक्यू होगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक होगा 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों चलो बात करते हैं कि चैप्टर तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। भाई बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है ना, 6 मार्क्स कम थोड़ी होते हैं। फिर ये बहुत इजी है, बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी चीजें समझ आती है। कोई थ्योरम नहीं है, कोई डिफिकल्ट ज्योमेट्री और कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। छोटा सा सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा, हाफ डे। हाफ डे मतलब आधे दिन में तुम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, बस इतना ही चाहिए। एंड लास्ट में है रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब ये देखा गया है कि बार बार वही वही क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर कुछ नया आ गया तो क्या होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस का पैटर्न इसमें देखा गया है। तो बच्चों, ये 4 रीजन है जिस वजह से तुम्हें इस चैप्टर को पसंद करना चाहिए। तो पसंद करो अगर अभी नहीं पसंद है तो। अब इस वीडियो में तुम्हें क्या मिलने वाला है बच्चों? तुम्हें मिलने वाला है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। दूसरा, रैपिड रिवीजन, यानी हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, ओवरऑल रिवीजन भी करेंगे। जो आप भूल बैठे हो हम इसे फिर से पढ़ेंगे। और तीसरा, पीवाईक्यूज, यानी हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और पीवाईक्यूज होंगे। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके 10 एमसीक्यूज की, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर, ये क्या है? ये कहते हैं कि गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182, तो एचसीएफ क्या होगा? यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सीधे सीधे ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि दो नंबर्स आपको दिए हैं, इसका एलसीएम निकालिए या फिर एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कोई भी नंबर का एलसीएम, अगर ए और बी दो नंबर हैं तो ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू बी आ जाएगा। 91 और 26 ये दो नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 91 इंटू 26। ओके, और एलसीएम कितना है? एलसीएम दिया है 182 और एचसीएफ हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 182 इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 91 इंटू दिस। तो अगर हमें यहाँ से एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182। ओके, 13 7 जा 91 और 13 से अगर इसको काटेंगे तो 13 1 जा एंड 13 14 टाइम्स हो जाएगा और 7 2 जा 14, 26/2 यानी कि 13। कुल मिला के बच रहा है सिर्फ 13। तो एचसीएफ आ रहा है आपका 13। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, स्पेशली फॉर एमसीक्यू? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इफ a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, तो x and y are prime number, तो आपको बताना है कि LCM of a and b क्या है। देखो सीधा सा फंडा है कि LCM जब हम निकालते हैं तो प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर लेना है, और जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे और मिनिमम पावर लेंगे। एचसीएफ में मिनिमम पावर और एलसीएम में मैक्सिमम पावर। तो कुल मिला के एलसीएम ऑफ ए बी का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलो पहले x देखते हैं। x की यहाँ पे पावर है 3 और यहाँ पे कितनी है 1, तो 3 और 1 में कौन मैक्सिमम है? भाई 3 है, तो यहाँ पे x क्यूब होगा। x की पावर तो 3 लेना है।
फिर y की देखिए, यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y का क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब में भी क्यूब मैक्सिमम होता है, तो y क्यूब, x क्यूब, y क्यूब, मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो x क्यूब y क्यूब हमारा आंसर है, दिस इज एलसीएम, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे केसेस में आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन करना है, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर और एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर। चलो ऐसा ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, ए, बी एंड सी। ए है 2 क्यूब इंटू 3, बी है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी है 3 की पावर n इंटू 5। अच्छा, ऐसा किस केस है, 3 की पावर यहाँ पे मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो ए बी सी का एलसीएम क्या होगा? जो दो के केस में जो रूल लगता है वही 3 के केस में लगता है। तो ए बी सी का एलसीएम मतलब कि उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो लेना है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम बता दिया है कि भाई 2 क्यूब है, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम लेते हैं इसलिए हमने 2 क्यूब ले लिया। फिर 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर मालूम नहीं यार, नोन है, और एलसीएम में 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमेशा एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना होता है, यानी कि यहाँ पे जो n है ये क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा, n शुड बी इट, n क्या रहा होगा, अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो n कितना रहा होगा, 2, क्योंकि एलसीएम में 3 स्क्वायर है, यानी कि मैक्सिमम पावर स्क्वायर रही होगी, हेंस द अननोन नंबर n इज 2। तो ये आपका 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक ही जैसे कॉन्सेप्ट पे थे दो क्वेश्चंस, और इनका ये हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसे जरूर लगा लेना है। रियल नंबर का ये एमसीक्यू क्या कहता है, द नंबर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई। एक्स कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बताया उन्होंने, बस ये कहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई इंटू रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, रैशनल, इरेशनल, बोथ या नन। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स और वाई कोई भी नंबर हो, उनका डिफरेंस कैसा होगा, ये हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसमें रूट वगैरह होता है, प्राइम नंबर पे अगर रूट आ जाए जैसे रूट 2 रूट 3 तो वो इरेशनल होता है। लेकिन तो एक्स और वाई अगर कोई रियल नंबर है तो उनका डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। एक्स माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब फिफ्थ एमसीक्यू में कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। कोई दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम बोले तो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 2 और 3, 5 और 7, ये लोग आपस में को प्राइम है। तो ऐसे ही कोई दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 117 है। ठीक है, अब ये कहता है कि देन देयर एलसीएम शुड बी, तो उनका एलसीएम क्या होगा। हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो बच्चों, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। जैसे कोई तुमसे 3 और 5 का एलसीएम पूछे तो 3 इंटू 5 15, तुमसे कोई पूछे कि 4 और 7 का एलसीएम बताओ, 4 इंटू 7 28, कोई पूछे कि 2 और 9 का एलसीएम बताओ, 9 टू द 18। मतलब जब जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होता है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है को प्राइम नंबर्स का। तो फिलहाल इसने एचसीएफ तो नहीं पूछा है, एलसीएम पूछा है, सो एलसीएम इज 117, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 117 ही था। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा एमसीक्यू। चलो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है, रीड करो और फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। 6 नंबर का एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। ये कहता है कि अगर कोई नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो बच्चों याद रखो, अगर एक नंबर इरेशनल है, अब तुम इरेशनल कैसे पहचानते हो, क्या कोई नंबर अगर तुम्हें दिया है तो तुम पहचान पाओगे कि वो रैशनल है कि इरेशनल। बिल्कुल पहचान पाएंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर पे, कोई भी प्राइम नंबर पे रूट लगा है तो वो बन जाता है इरेशनल। ठीक है, तो जब भी तुम देखना रूट 2 रूट 3 रूट 7 रूट 11 रूट 13, बिंदास कहना ये क्या है, इरेशनल। तो जब भी ऐसे नंबर्स पे जो इरेशनल नंबर है अगर उसमें कोई रैशनल नंबर, अब ये रैशनल कैसे पहचानते हैं, जैसे रूट 3 रूट 2 को छोड़ के जितने भी नंबर है सारे के सारे रैशनल नंबर ही हैं। ठीक है, रियल नंबर के सेट में इतना बड़ा पार्ट हमारा रैशनल होता है
और इतू सा पार्ट हमारा इरेशनल होता है। कुछ ही नंबर्स इरेशनल होते हैं, बाकी पूरा कैसा होता है, रैशनल होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी इरेशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। जैसे कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ किसको, एक इरेशनल नंबर √2 को, तो 100√2 आएगा, यानी कि हमेशा कैसा आ रहा है, हमेशा इरेशनल ही आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम 7th नंबर के एमसीक्यू। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो और इसे अभी सीख लो। m इज इक्वल टू पी क्यू क्यू, अगर m इज इक्वल टू p इंटू क्यू क्यू एंड n इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, तो m और n का एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखो कि जो एचसीएफ होता है वो होता क्या है, लीस्ट कॉमन पावर्स। मतलब दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है कि पहले तो दोनों में कॉमन पावर देखना है, और कॉमन पावर में भी जो सबसे छोटा है, लीस्ट है, वो लेना है तुम्हें। तो जैसे m की पावर लेते हैं ना, m में p की क्या पावर है, m में p की पावर 1 है और इसमें p क्यूब है। तो लीस्ट यानी छोटा कौन है, p है। फिर q की देखते हैं, यहाँ पे q क्यूब है, यहाँ q स्क्वायर, तो लीस्ट कौन है, q स्क्वायर है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। समझ आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर, ये है करेक्ट आंसर। और यहीं पे अगर वो एलसीएम पूछे होते तो एलसीएम में तुम्हें क्या निकालना है, हाईएस्ट पावर, लार्जेस्ट या मैक्सिमम पावर। तो मान लो मैं इसी का आपसे एलसीएम बोलती हूँ, तो क्या निकालोगे, पी की मैक्सिमम पावर पी क्यू, क्यू की मैक्सिमम पावर क्यू क्यू, पी क्यू क्यू क्यू, ये आपका एलसीएम हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, चुन चुन के सॉल्व कर लेना। तो आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं 8 नंबर का एमसीक्यू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, यानी कि 3750 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये भी सीधे सीधे कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा है। ये कहा है कि जब जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 के ऊपर क्या पावर होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, फिर ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। अब इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, है ना। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, कैसे पता चला, इसके डिजिट को ऐड कर दो। अगर जो आता है वो 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब हमने इसको ऐड किया तो 8 + 5 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हमें पता चल गया कि भाई अभी 3 से नहीं कटेगा। अब यूनिट डिजिट इसका 5 है, इसका मतलब 5 से तो डेफिनेटली डिविजिबल है। 5 से काट सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 5 125, 125 फिर से 5 से डिविजिबल है, फिर से मैं 5 से काटूंगी, तो अब ये आ जाएगा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 5 जा 5, ये देखिए 5 1 जा 5। तो 5 के ऊपर क्या पावर दिख रही है आपको, 4 दिख रही है ना। 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 5 की पावर 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो जब इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिस्पेक्टिवली 1 2 3 रिमाइंडर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, पहले नंबर से 1 घटाओ तो क्या आएगा 1250। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें नंबर्स दिए हैं ना, रिमाइंडर क्या बचता है 1 2 3, यानी कि पहले से रिमाइंडर बस 1 बचता है, दूसरे से 2 बचता है और तीसरे से 3 बचता है। वो नंबर जो जब इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर ये बचता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो तीनों नंबर दिए हैं एक एक करके वो जो रिमाइंडर है उसको घटा दो, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसे हमें नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 1250, इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 1275, इसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15625 आएगा। अब इन तीनों नंबर का निकालना है एचसीएफ। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो ग्रेटेस्ट नंबर, जब तुम ग्रेटेस्ट वर्ड सुनना तो समझ जाना कि तुम्हें एचसीएफ निकालना है, और जो स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा होता है तो तुम्हें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है,
तो अब तुम्हें निकालना है इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो चलो, पहला हमारा नंबर है 1250, हम निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 625। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 125। अब हम इसे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25। फिर हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो जो तुम्हारा 1250 है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 12, यहाँ लिखते हैं 1250 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। हमारा दूसरा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 9375। अब तुम इसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा क्या? 7 5 12, 12 और 12 24। यस, 3 से डिवाइड होगा। 3 से काटते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 2 और 5। ठीक है, फिर से सारे नंबर्स को ऐड करो। 3 + 1, अब ये क्या 3 से कटता है? चलिए देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 3 से नहीं कटता, यानी कि अभी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 5 से करोगे। तो 5 से करेंगे, 5 से 30, फिर आ जाएगा 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9375 क्या आ रहे हैं? एक बार 3 है और 5 कितनी बार है? 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो 5 की पावर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब एक लास्ट नंबर बचा है हमारा, वो है ये 5625। अब सबसे पहले इसे हम किससे डिवाइड करें? 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 5 से चालू करना पड़ेगा। तो 5, तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 15, फिर 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 15। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 3125। अब फिर से 5 से करेंगे, 5 से 30, ये आ गया, ये देखिए 3125। तो अपन को यहाँ भी मिला था ना, 3125 के जैसा ही करते जाना है। 625 125, फिर 25, फिर 5, यानी यहाँ पे 3125 की क्या था? 5 के कितने फैक्टर थे? 5 की पावर 5 थी ना, 1 1 1, ये देखिए 5। तो इसमें 5 ही है बस प्राइम फैक्टर्स में, और कोई नंबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि जो आपका 1565 है उसके प्राइम फैक्टर है 5 की पावर 6। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ में पहले तो हमें कॉमन लेना होता है। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 3 कॉमन सिर्फ ये है, ये सिर्फ कॉमन है कि नहीं? अब कॉमन के बाद जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे तुमको ले लेना है, दैट इज योर एचसीएफ। इसमें 5 की पावर 4, इसमें 5 की पावर 5, इसमें 5 की पावर 6। तो स्मॉलेस्ट कौन है? 5 की पावर 4 है, यानी कि 5 की पावर 4 ही एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर्स का। तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। दिस इज योर आंसर, 625 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लीव्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को नंबर से घटा दो, उसके बाद निकाल लो एचसीएफ। अगर ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज किया है और अगर स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज किया है तो हमें एलसीएम निकालना है। इस एमसीक्यू से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम है 2400, 2400, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ? तो आखिर इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? अब एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ जो होता है ना हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। बोले तो कि इनमें से कौन सा नंबर इससे डिवाइड नहीं हो सकता? बोले तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। तो तुम ये देखो कि इनमें से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। यानी तुम्हें ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर 2400 से डिविजिबल नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो 300 डिविजिबल है, 400 डिविजिबल है, 600 डिविजिबल है, कौन डिविजिबल नहीं है? 500। तो 500 कैन नॉट बी
एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स जिसका एलसीएम है ये दो नंबर्स जिनका एलसीएम 2400 है, उसका एचसीएफ कभी 500 नहीं हो सकता, क्योंकि 500 इस 2400 से डिविजिबल होना चाहिए तो ही वो एचसीएफ हो सकता है। तो आपको यहाँ से ये बात को हमेशा याद रखनी है, ऐसे एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको क्या समझ में आया कि एचसीएफ शुड बी ऑलवेज डिविजिबल बाय एलसीएम। बच्चों ये चैप्टर इतना आसान होने के बाद भी तुम इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम ये समझ ही नहीं पाते हो। 90% स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो इतना इजी होने के बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो चलो बच्चों कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं 2 और 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन जो डेफिनेटली तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। ऐसे केस में बच्चों तुम्हें निकालना है एलसीएम। अगर वो बोले स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दोनों से डिविजिबल है तो तुम्हें निकालना है एलसीएम, यानी कि तुम्हें इन दोनों का निकालना है क्या? एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल याद है ना? ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें नंबर चाहिए। तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई स्मॉलेस्ट बोलेगा तो एलसीएम निकालना, हाईएस्ट बोलेगा तो एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 404 एंड 96। 404 और 96 से एग्जैक्टली जो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो हो सकता है जो दोनों से डिविजिबल हो, निकालो। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें इन दोनों का निकालना है व्हाट? एचसीएफ। और इस केस में क्या निकालना है? एलसीएम। कैसे? भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो, चलो सॉल्व करो हमारे साथ, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम कई बार फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट नंबर पूछा है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बिना देरी करे हम समझ में आ गया भाई एलसीएम निकालना है। 306 इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करो, डिवाइड करना। तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 153। इवन नहीं है, 2 से नहीं डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड किए, 3 5 जा 15 एंड 1 51 आ गया। अभी 3 से फिर से कट सकता है, ये आ जाएगा 17। 3 का कितना होता है? 53 होता है। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही कटेगा ये। तो बच्चों ये देखिए 306 के क्या है प्राइम फैक्टर्स, ये आ गए 2 इंटू 3, 2 बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर और 17। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। बात करते हैं दूसरे नंबर की 657। ये इवन नहीं है, 3 से स्टार्ट करना, डिवाइड करना। 3 से शुरू करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सही है। अब इसके बाद फिर से 3 से कटेगा, ये 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। इवन हो तो 2 से काटना है। ठीक है, अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं तुम्हें कैसे पता चलता है? अगर तुम सारे नंबर का डिजिट को ऐड कर दो, नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर दो, जो आता है वो भी 3 से कट रहा होता है, तो 3 से डिवाइड करना है। तो जब मैंने इसका डिजिट सम किया, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 तो 3 से कटता है, इसलिए हमें समझ आ गया कि 3 से कटेगा, ये डिविजिबल है। 3 7 जा और 3 3 जा, अब 73 आ गया है। अब बच्चे लगे हैं 73 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे होगा? अरे 73 नहीं होगा, प्राइम नंबर है 73, तो 73 सिर्फ 73 से ही कट सकता है। तो ये आ गया तुम्हारा 73 बन रहा 73। चलो तो 657 तुम्हारा बच्चों कितना क्या बनते हैं इसके प्राइम फैक्टर? 3 जो है वो 2 बार आया तो 3 स्क्वायर और 73। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो बताओ कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू व्हाट? तो देख सकते हैं कि 3 की यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेना है। ठीक है, कॉमन नहीं लेना है, सारे ले लेना होता है। तो 2 लेना है इसमें से 3 स्क्वायर पिक करना है, इसमें से 17 पिक करना है और इसमें से 73 पिक करना है, और सबको करना है मल्टीप्लाई। भारी भरकम बड़ा सा आंसर आएगा और वही होगा तुम्हारा एलसीएम। तो करो फटाफट से मल्टीप्लाई और बताओ क्या आता है? 222338 ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज एलसीएम। एलसीएम हमेशा दिए हुए नंबर से बड़ा होता है, जबकि एचसीएफ जो होता है जो दिए हुए नंबर से छोटा होता है। कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों बोर्ड एग्जाम में तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए, ये कोई तुम्हारा लोकल एग्जाम या तुम्हारा होम एग्जाम नहीं है। फुल मार्क्स कैसे मिलते हैं? भाई हमें क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। हेंस
क्वेश्चन कैसे पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो लिखेंगे हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस इज आपका ये 1223338। आपको ऐसे कंक्लूजन लिख लेना है, ठीक है। तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे ट्रे में से जाके, ठीक है। लेकिन अगर तुम आधा अधूरा लिखते हो, सिर्फ 1-2 पॉइंट लिखते हो, कंक्लूजन नहीं लिखते हो या स्टार्टिंग का स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, तो तुम्हारे मार्क्स को तुम्हारे कट जाएंगे, कभी हाफ मार्क्स कट जाएंगे, मनमानी चलेगी, जैसा उनका मूड होगा वो वैसा करेंगे। लेकिन तुम्हें इतने परफेक्टली सॉल्व करना है कि तुम्हारे मार्क्स कहीं पे भी ना कटे। चलो बात करते हैं हम 12th क्वेश्चन की। यहाँ पे आप तुम तो समझ गए होगे कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 404। ग्रेटेस्ट बोला है तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है 404 और 96 का एलसीएम, सॉरी। अब यहाँ तुम समझ गए हो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला तो तुम्हें क्या निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। ओके, यहाँ तक हुआ। अब बच्चा लगा हुआ है 101 किससे डिवाइड होता है, 101 इज अ प्राइम नंबर, वो सिर्फ 101 से ही डिवाइड होगा। तो बच्चों 404 के क्या मिलते हैं प्राइम फैक्टर, तुम्हें मिलता है 2 स्क्वायर एंड 101, ठीक है। चलो 96 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 48 आएगा, फिर 2 से काटो 24 आएगा, फिर 2 से काटो 12 आएगा, फिर 2 से काटो 6 आएगा, फिर 2 से काटो 3 आएगा, फिर 3 से काटो 1 आएगा। सो द 96 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स है, दो है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 की पावर 5 इनटू 3 एक बार है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ले लेते ईच फैक्टर की, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। लेकिन हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में हमें कुछ कॉमन लेना है, कॉमन ही जो नंबर्स हैं उन्हीं की वो भी मिनिमम पावर लेनी है। तो 3 से कोई मतलब नहीं, 101 से कोई मतलब नहीं है। कॉमन कौन है, कॉमन जो है ये लोग का ये है 2 वाला कॉमन है, तो 2 को कॉमन किया। अब कॉमन में स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बोले तो 4। हैज द HCF of the given numbers, HCF of the given number 404 and 96 is what, 4। and last में conclusion लिखना है, hence the greatest number which is exactly divisible by 404 and 96 is 4। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के हैं और ये देखिए बदल बदल के कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन नहीं तैयार होते बच्चों, यहाँ से आपके वो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं जिसमें वो ग्रेटेस्ट लिख के देते हैं या स्मॉलेस्ट लिख के देखते हैं। सबसे छोटा नंबर बोले यानी कि स्मॉलेस्ट बोले तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा बोले तो एचसीएफ। समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिलेगा और इसमें 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि समझ ही नहीं पाते करना क्या है। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें नंबर्स के बारे में नहीं पूछा है बल्कि एलसीएम एचसीएफ में से कुछ है जो कि वर्ड प्रॉब्लम में फंसा हुआ है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 पर्सन्स हैं ए बी और सी, ये तीनों लोग वॉक कर रहे हैं। अब जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत तेजी तेजी से चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े कदम बढ़ाते हैं और कुछ लोग छोटे छोटे से कदम स्टेप्स बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही ये 3 बंदे हैं एबीसी, ये लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जो पहला बंदा है ये थोड़ा सा धीरे चलता है, उसका हर कदम जो है, हर स्टेप जो है वो 40-40 सेंटीमीटर का होता है। जो दूसरा बंदा है वो थोड़ा सा बड़े कदम उठाता है, 42-42 का हर स्टेप से चल रहा है वो। और जो सी वाला बंदा है ये थोड़ा और ज्यादा तेज चलता है, उसका हर स्टेप जो है वो क्या है, कैसा है, 45 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक, कितनी कम से कम डिस्टेंस उनको वॉक करना चाहिए सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कंप्लीट स्टेप होना चाहिए सबका, तो कम से कम कितना डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ पे हमें बताना है कि कम से कम कितनी डिस्टेंस वो चले कि उन तीनों के मिनिमम जो है कंप्लीट स्टेप्स हो जाए। ऐसा नहीं हो किसी का आधा स्टेप रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, सोचना है बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करो और सोचो कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो इन तीनों से 40 से 42 से और 45 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो एक आदमी ही 40 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, तो जो डिस्टेंस आने वाली है वो तो बहुत बड़ी आने वाली है, इन तीनों से बड़ी आने वाली है। तो अगर तुम्हारा आंसर इन तीनों नंबर से बड़ा है, ऐसे केस में तुम्हें निकालना होता है एलसीएम।
जब क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देते कि फाइंड द एलसीएम तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम हर बच्चा निकाल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है भाई क्वेश्चन में हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या निकालना है। हम एलसीएम तो निकाल लेते लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। वही मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों कि अगर तुम्हारा आंसर इन तीनों से जो नंबर्स दिए हैं उनसे बड़ा आने वाला है तो यस बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी जो उन्हें ट्रेवल करनी है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। किसके इक्वल होगा ये? एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। यानी पहले हम स्टार्टिंग में लिख देंगे कि भाई हमें एक्चुअली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम ही वो मिनिमम स्टेप्स होगा जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। चलिए अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 प्राइम नंबर है तो 1 से ही कटेगा। तो 40 के क्या आ रहे हैं तुम्हारे प्राइम फैक्टर्स, क्या आ रहे हैं 40 के 2 क्यूब इंटू 5। सही है। चलो अब बात करते हैं भाई 42 की। 42 का क्या होगा, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 21 आएगा, 21 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 प्राइम नंबर है खुद से ही कटेगा। तो आपका ये 42 का प्राइम नंबर फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 7 होंगे। चलो अभी तुम्हारा तीसरा नंबर आ रहा है 45। 9 5 जा 45 होता है और 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, तो इसका आप लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। 45 का क्या होगा 3 स्क्वायर, 9 5 जा तो 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है। अब हम जानते हैं एलसीएम हमेशा बहुत बड़ा होता है। ठीक, एलसीएम में हमें सारे फैक्टर्स लेने, सारे नंबर्स लेना है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं 2 की, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 लेना है लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो इसमें 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 क्यूब लिख लो। फिर 5 पहले और तीसरे में, दूसरे में नहीं है तो भी ले लेना है 5। फिर 7 बीच वाले में है वो भी ले लेना है। फिर 3 सेकेंड और थर्ड में है तो थर्ड वाला लेना है 3 स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम पावर लेनी होती है 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 5 7 जा 35 इंटू 3 स्क्वायर 9 है ना। तो 8 9 जा 72, 72 इंटू 35, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2520। इतनी डिस्टेंस तीनों को चलनी चाहिए सो दैट उनके स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाए तीनों के। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे समझना है कि यार एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। आई होप बच्चों समझ पा रहे होंगे आप लोग इसको। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पेपर में ये आने वाला है। इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने कहा था कि अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा है तो तुम्हें क्या निकालना है, पहली ही नजर में तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें एलसीएम निकालना है। आपको वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो कि 1 से 10 के बीच जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 10 उन सब से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब अभी हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका फटाफट से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 1 का 1 ही होगा, 2 का होगा 2 एंड 1, 3 प्राइम नंबर है 3 इंटू 1, 4 का होगा 2 स्क्वायर, 4 का क्या होता है 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर बस चलेगा। 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इंटू 1, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 7 का क्या होगा 7 इंटू 1, 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब, 9 का क्या होगा 3 स्क्वायर, और 10 का क्या होगा 10 होता है 5 2 ज़ा 10, तो 2 इंटू 5। ठीक है, अब तुम्हें निकालना इन सारे का एलसीएम। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ 1 टू 10, ऑल द नंबर्स 1 टू 10, इनका एलसीएम क्या होगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें सारे फैक्टर्स लेना होता है एंड कॉमन फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो एक तो मैंने पहले 2 की बात करते हैं। देखो 2 जो है मैक्सिमम 3 आ रहा है, 2 की पावर 2 कुछ कुछ में है लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 2 क्यूब है, तो मैंने 2 क्यूब ले लिया। फिर 5 की बात करते हैं, 5 मैक्सिमम एक ही बार है, एक ही पावर है। ठीक है, फिर 7 एक बार है, और कुछ है क्या 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर। बस अब खटाक से इनको कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज योर आंसर। तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 7 जा 63, तो ये आ जाएगा 4 0, 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24, और 1 25, 2520। ये है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 से 2520 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 से 10 के बीच सारे नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्मॉलेस्ट वर्ड था इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ा। बच्चों
अब ये भी सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बोले तो ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 3 bells rings at an interval of 4, 7 and 14। कोई 3 बेल हैं, बेल 1, बेल 2 एंड बेल 3। ये तीनों बेल क्या करती हैं कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद बजती हैं, यानी कि जो पहली बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद बजेगी, नहीं सॉरी, जो फर्स्ट बेल है वो हर 4 मिनट के बाद बजेगी, सेकंड बेल हर 7 मिनट में बजती है, थर्ड बेल हमेशा हर 14 मिनट्स में बजती है। यानी कि अगर कोई सुबह 6 बजे ये फर्स्ट वाली बेल बजी है तो 4 मिनट के बाद फिर से बजेगी, फिर से 4 मिनट के बाद बजेगी। तो अब ये कहते हैं कि वो तीनों बेल एक साथ सुबह 6 बजे बजी थी। When the 3 bells will the ring together next। आपको बताना है कि अब अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। बच्चों मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि जब आने वाला आंसर इन तीनों नंबर से बड़ा हो, तो देखो पहली बेल 4 मिनट में बज रही है, दूसरी 7 मिनट में बज रही है, तीसरी 14 मिनट में बज रही है, तो अब नेक्स्ट जब वो बजेगी तो वो एक या तो 4 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा ही होगा। तो तुम्हें क्या समझ लेना है कि तुम्हें निकालना है 4, 7 और 14 का एलसीएम, बस नो सेकंड थॉट कि एचसीएफ तो नहीं निकालना है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। इनका आने वाला जो आंसर है जो नेक्स्ट वो बजेंगी वो 4 मिनट से भी ज्यादा होगा, 7 से भी ज्यादा होगा, 14 से भी ज्यादा होगा। तो तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। तो बच्चों बस फटाफट से 4, 7 और 14 का एलसीएम निकालो। 2 मार्क्स। टाइम टाइम व्हेन बेल bells ring together equal to LCM of किसका किसका 4, 7 and 14। चलो 4, 7 and 14 का तुम्हें निकालना है एलसीएम, है ना। अब बहुत नंबर छोटे हैं, हम वैसे ही प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तुम्हारे सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। 4, 7 and 14 तीनों का एलसीएम निकालो। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 7 का प्राइम फैक्टर 7 into 1 और 14 का 2 into 7, ये आगे प्राइम फैक्टर्स। अब चूंकि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में तो हमें सारे फैक्टर्स लिखना होता है। तो एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14 इज इक्वल टू, चलो 2 और कॉमन में से मैक्सिमम पावर, तो 2 स्क्वायर और 2 कॉमन है 2 में, तो 2 स्क्वायर लेना है, 7 2 में है 7 ले लेना है, तो 4 into 7 28, यानी कि आफ्टर 28 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर। समझ गए। तो मेन बात क्या समझनी, तो तुम्हें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। बेल की जगह अलार्म क्लॉक आ सकता है और कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट वो चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसे लिख लीजिए। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बच्चों क्वेश्चन ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि थोड़ा ट्रिकी भी है। ये कहते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों से डिविजिबल हो। देखो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर वो नहीं पूछ रहा है, 6 डिजिट का वो नंबर पूछ रहे हैं जो सबसे बड़ा हो और इन तीनों से डिवाइड हो जाए। हम लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9999999, 6 बार 9, ये होता है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड, इन तीनों से डिवाइड हो जाए ऐसा कौन होगा, वो उनका एलसीएम होगा। तो पहले तुम्हें ना एलसीएम निकालना होगा, किसका, एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 का। सही, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 और 4 को लिख सकते हैं कितना 2 into 2, तो ये होगा 2 क्यूब into 3, 2 क्यूब into 3 ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। फिर 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 5 into 3, 36 के क्या होंगे 9 4 जा 36 होता है ना, तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर और 9 का मतलब 3 स्क्वायर। तो अब तुम्हारा ये इसके एलसीएम हो जाएगा 2 क्यूब into 3 स्क्वायर, तो ये होगा और इंटू 5 में, इंटू 5 यानी कि 8 into 5 40, 40 into 9 360 एलसीएम आ रहा है। तो हमने पहले तो सबसे पहले क्या किया, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया जो कि 360 आ रहा है। ओके, अब पहले ये पता किया जाए कि भाई ये जो 99 ये जो आपका 900 जो आपका 9 डिजिट नंबर है, आपका जो 6 डिजिट नंबर है,
ये जब 360 से डिवाइड किया जाता है तो क्या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है या कुछ रिमाइंडर बचता है? तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर है उससे 360 को डिवाइड करते हैं। तो 360 इंटू 2 720, ये तो ये आपका बचा 279। ठीक है, 9 को नीचे लाते हैं एंड 360 टाइम्स 7, ये होता है 2520। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 9 7 2 279 आता है। अभी 9 फिर नीचे आएगा, अब वही डिजिट मिल गया तो 367 का फिर से वही होगा एंड इट इज 2520। फिर सब्ट्रैक्ट करो तो ये फिर से बच जाएगा क्या 972, फिर एक 9 नीचे आएगा एंड 367 का तो ये हो जाएगा 2520। और अगली बार आपका रिमाइंडर कौन आ जाएगा 279 रिमाइंडर आ जाएगा क्योंकि अब ये नहीं कर सकता इससे। तो 275 इज द रिमाइंडर इस प्रोसेस के बाद। तो जब हमने 6 डिजिट के मैक्सिमम नंबर, तो जब हमने लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से 360 को डिवाइड किया तो इस प्रोसेस के बाद 279 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस करना होगा इसका रिमाइंडर माइनस करना होगा 279। तो जब मैं 279 माइनस करूंगी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से तो आ जाएगा 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 एंड देन रेस्ट विल बी 9 ओनली। 999720 ये वो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है किससे किससे 24, 15 एंड 36 से। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया है आपको ये कॉन्सेप्ट और अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर आंसर, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में एक साल आ चुका है, 3 मार्क्स में इसके आने के चांसेस है। क्या क्वेश्चन कहता है ध्यान से सुनिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। फिर से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कैसे करना है। चलो फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। फ्रूट वेंडर्स के पास इतने इतने फल्स हैं। ही पैक्स इनटू द बास्केट, और वो क्या करता है बास्केट में इनको पैक करता है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स। अब ईच बास्केट में सिर्फ एक ही फल आ सकता है, एक ही टाइप ऑफ फ्रूट आ सकता है, बट इन इक्वल नंबर्स। लेकिन हर बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट होना चाहिए, चाहे फल कोई फ्रूट कोई भी हो लेकिन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पुट इन एग्जैक्ट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। अब उसको कितने बास्केट में अपने फ्रूट्स पैक करना चाहिए कि कम से कम बास्केट लगे और सारे बास्केट्स में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो और कम से कम बास्केट्स भी यूज हो। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो है कितने 990। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 990 उसके पास एप्पल्स हैं और उसके पास ऑरेंजेस कितने हैं 945। अब ईच बास्केट में हर एक बास्केट में उसको जो है फ्रूट्स पैक करने हैं। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि हर एक बास्केट में जो फ्रूट्स आएंगे कि 990 945 इतने तो टोटल फ्रूट्स है उसके पास, इससे ज्यादा आएंगे हर एक बास्केट में कि कम आएंगे? तो तुम बोलोगे कि कम आएंगे क्योंकि इतने तो टोटल हैं, हर एक बास्केट में इससे कम कम होगा। तो जब हमारा आंसर जो हमें निकालना है वो हमारा आंसर अगर इन दोनों नंबर से छोटा है होना चाहिए तो तुम्हें एचसीएफ निकालना है। तो बता नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखे, सो द नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच बास्केट इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ किसका किसका 990 एंड 945। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बस इतना सा है कि एचसीएफ निकालना। ठीक है चलो 990 के प्राइम फैक्टर 2 से शुरू करते हैं, 2 4 8, फिर हो जाएगा ये 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 18, 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा 5 11 जा 55, अब ये 11 से जाएगा 1। तो आपका प्राइम फैक्टर्स जो है 990 के कितने हैं, 990 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। ठीक है ना, 945 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 3। 3 से चालू करते हैं, 3 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा
3 1 द 3 एंड 3 5 0 5। फाइन। अब ये जाएगा आपका फिर से 3 से, 3 3 द 9 एंड 3 5 द 15। अब ये 5 7 द 5 7 1 द 1। तो इसके फैक्टर्स है 945 के, 945 के फैक्टर्स है 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। सो अब एस हमें निकालना है क्या, इसका एचसीएफ मैंने कहा था, और आप जानते हो कि एचसीएफ के लिए हमें निकालना होता है कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन तो इसमें सिर्फ कौन है, कॉमन कौन कौन है, 3 है और 5 है। तो 5 ले लिए और 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में 3 स्क्वायर, तो 9 इंटू 5 45। 45 आ रहा है एचसीएफ हैज, हर एक बास्केट में 45 फ्रूट जो है वो पैक करने चाहिए। ये देखिए आंसर समझ आ रहा है, आई होप कि तुम्हें कि कब एलसीएम और कब एलसीएम निकालना है। तो ये था एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आया था। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिनके बिना कोई क्वेश्चन पेपर सेट हो ही नहीं सकता रियल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18। अब ध्यान से देखिए इन तीनों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको लिए 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल या √5 इज इरेशनल। इसमें से √5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बिना, इन तीनों के बिना, इनके बिना कोई क्वेश्चन पेपर सेट हो ही नहीं सकता। तो हमें प्रूव करना होता है इसमें कि √2 एक इरेशनल नंबर है या √3 इरेशनल है या √5 इरेशनल, यानी प्लेन क्वेश्चन है, यानी कि छपा छपाया आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है इनमें से 3 में से कोई भी एक। तो ये हमें प्रूव करना है फॉर 3 मार्क्स, और कुछ क्वेश्चन में बेसिक मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स में भी आया है क्वेश्चन। तो मेंटली प्रिपेयर होना है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। फिर 19 नंबर के क्वेश्चन में इसी का एप्लीकेशन होता है। हमें प्रूव करना है कि 7 माइनस √5 इरेशनल है। अब ये इसमें कैसे भी सेट कर सकते हैं, जैसे तुम जानते हो कि √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है। अब इन सबको सेट करके वो नया क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं। वो दे सकते हैं कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल, √5 प्लस √7 इज इरेशनल, या कि 1 प्लस √5 इज इरेशनल, कैसा भी एक से सेटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 3 रिपीटेड क्वेश्चन लिख रखे हैं। प्रूव दैट 7 माइनस √5 इज इरेशनल, दूसरा है 5 माइनस 3 √2 इज इरेशनल, और ये आपका एनसीईआरटी से है प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो ये जो क्वेश्चन है इनके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो सकता। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, चाहे कुछ भी हो, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। ये क्वेश्चन के बिना बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर कंप्लीट नहीं हो सकता। इनको लास्ट पॉसिबिलिटी कैसे क्वेश्चंस की होती है, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें एनसीईआरटी में क्वेश्चन है प्रूव दैट 4 पावर n 4 रेज टू n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिर ऐसे ही 6 रेज टू n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। यहाँ पे 2 दिया है कि 0 से भी एंड नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, चाहे नेचुरल नंबर एन कुछ भी रखो। तो अब इस तरह के क्वेश्चन का क्या फंडा है, चलो देखते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे पहले मैं ये वाला बताती हूँ कि शो दैट 4 रेज टू n कैन नॉट एंड विद 0, 4 रेज टू n अगर आता है तो तुम्हें बेसिक फंडा ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड विथ 0 वाला, तो कोई भी नंबर एंड 0 से तब होगा, 0 से एंड तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 5 आए, दोनों हो तो 0 आएगा। बस इतनी सी बात है। तो जैसे 4 की पावर n है ना, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 है। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 हैज 2 and 2 बट 5 इज मिसिंग, 5 नहीं है। जब तक एक 2 और एक 5 नहीं मिले 0 10 नहीं आ सकता, और 10 नहीं आएगा तो उसमें 0 से एंड वो नहीं हो सकता। तो हम 4 की पावर n वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एज प्राइम फैक्टर ऑफ 4 do not have 5 but only 2 and 2, so it cannot end with 0 for any natural number n। भाई अब n कुछ भी रखते रहो, ये 0 से एंड होगा ही नहीं, क्योंकि फंडा ये है कि उस नंबर, तुम पावर से कोई मतलब नहीं है, जो बेस है उसके प्राइम फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए, तो वो 0 से एंड हो जाता है। अब तुम समझ गए होगे कि 6 की पावर एंड 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहा है, फिर से नहीं है 5, तो ये भी 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, ये एनसीईआरटी वाले हैं। अच्छा, अब एक मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा था आपके लिए, वो ये है कि 12 की पावर n आपको बताना है कि कैन नॉट एंड विद 0 और 5। ये ना तो 5 से एंड हो सकता है, ना ही 0 से हो सकता है, n कुछ भी रखते रहो। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया फंडा ला दिया है 5 वाला, कि 5 से कब वो एंड हो सकता है। तो एक बात सुनो,
जैसे कि 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो 25 आता है, 5 का हम क्यूब करते हैं तो 125 आता है। यानी कि कोई नंबर अगर 5 से एंड होना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टर में एक बार 5 होना चाहिए। बट वी नो दैट द प्राइम फैक्टर, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 12 के प्राइम फैक्टर क्या? 4 3 12, तो 2 स्क्वायर एंड 3 है ना। डू नॉट हैव, इसमें क्या नहीं है? डू नॉट हैव 5, हेंस अब 5 है ही नहीं, तो चाहे आप पावर कुछ भी रखो वो कभी भी 5 से एंड नहीं हो सकता। हेंस 12 पावर n कैन नॉट एंड विथ 5, तो ये 5 से कभी एंड नहीं हो सकता। बिकॉज फंडा ये है कि भाई किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर 5 है तो ही वो 5 से एंड हो सकता है। चलो अब बात करते हैं क्या ये 0 से एंड होगा? सिमिलरली और इसी तरह से वो 0 से एंड नहीं हो सकता। इट कांट एंड विथ 0, 0 से भी एंड नहीं हो सकता बिकॉज 0 से एंड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसके प्राइम फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। बिकॉज its prime factors do not have 0 and नहीं सॉरी क्या नहीं होना चाहिए, do not have 2 and 5, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं है, साथ साथ होना चाहिए तो ही वो 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, तो ना तो 12 की पावर n 5 से एंड हो सकता है क्योंकि उसमें 5 नहीं है प्राइम फैक्टर में, और 0 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 5 इकट्ठा होना चाहिए तो 0 से एंड हो सकता है। ठीक, तो ये है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर से? रियल नंबर से। इतने क्वेश्चन लगा लो, मोर देन इनफ, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो अब हम बात करते हैं रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल या रूट 5 इज इरेशनल, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए कैसे आप प्रूव करेंगे? देखिए प्रूव तो हर कोई कर लेता है लेकिन हमें पूरे पूरे मार्क्स चाहिए। आपको पता है कि हर साल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरली 3 मार्क्स में आता है लेकिन अगर बोर्ड बहुत ही मेहरबान है तो 5 मार्क्स में भी देखा गया है, यस 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे प्रूव करें कि हमें पूरे मार्क्स मिले। तो चलो देखते हैं कैसे। तो बच्चों इस प्रूफ को समझने के लिए दो छोटी छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि पहली बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इरेशनल है। अब भाई इरेशनल क्या होता है? जैसे मान लो ये तुम्हारा रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रैशनल नंबर हर वो नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तुम्हारे सामने जो नंबर दिखता है जैसे तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो सब रैशनल है। 7 बाई 1 हेंस रैशनल, 1 बाई 2 रैशनल। हर नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं सेट में, वो इरेशनल होते हैं लेकिन ये भी रियल नंबर का पार्ट होते हैं। 3 प्रॉपर्टी होती है इनमें। पहली बात तो ये कि भाई ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। दूसरी बात ये है कि जब किसी भी प्राइम नंबर में रूट लगा देते हैं तो वो इरेशनल बन जाता है, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, सब प्राइम नंबर है ना 2 3 5 7, उस पर रूट लगा दो, इरेशनल। और तीसरी पहचान है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए तो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, जैसे कि 5.10279 देख सकते हैं हर बार कुछ अलग आ रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज इरेशनल। ये बात याद होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, छोटी सी एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इफ p divides a square then p divides a also, if p divides a square it implies p divides a। कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। चलो अब हम इस प्रूफ को पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मान लो मुझे रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले स्टेप में हम एकदम अपोजिट मान लेंगे कि लेट रूट 3 एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रैशनल। तो अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है इसका मतलब रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हर वो नंबर जो रैशनल है उसे क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू। तो पहले स्टेप में हम मान लेंगे कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं, इसके बारे में दो बातें याद रखना है। पहला, q जीरो नहीं होना चाहिए एंड p एंड q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे से कटते नहीं हैं, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं,
बोले तो उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो p से भी कटता हो और q से भी कटता हो। तो हम लोग लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये लिखना। पहले हमने √3 को p बाई क्यू माना और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लिख दी कि भाई p एंड q शुड बी को प्राइम एंड q शुड नॉट बी 0। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, सारे स्टेप्स याद रखना। √3 का स्क्वायर 3 और p बाई क्यू का स्क्वायर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। उसके बाद तुम क्या करो, q स्क्वायर को इधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब p कोई नंबर है, कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर 3 इंटू समथिंग है। जैसे देखो 30 का मतलब 3 इंटू 10, तो क्या हम कह सकते हैं कि 30 इज डिविजिबल बाई 3, कह सकते हैं ना? तो p स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू समथिंग है, तो अब यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो कि 30 इज डिविजिबल बाई 3 या फिर 3 डिवाइड 30, दो चीजें लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम दो चीजें लिख सकते हैं, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 या 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। 3 डिवाइड्स p, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो इफ 3 डिवाइड्स p स्क्वायर इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p। अब एक 3 जो है वो p को डिवाइड करता है, तो अगर 3 डिवाइड्स p, इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू 3 इंटू समथिंग होगी। जैसे 3 15 को डिवाइड करता है तो 15 की वैल्यू 3 इंटू 5 है। 3 300 को डिवाइड करता है तो 300 की वैल्यू 3 इंटू 100 है। तो अगर 3 डिवाइड्स p, इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 3 इंटू कोई इंटीजर होगी। लेट अस एज्यूम कि p की वैल्यू 3c है। अब वो आप p स्क्वायर निकाले थे, इसको दे देना फर्स्ट इक्वेशन, तो p इज इक्वल टू 3c, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। अब देखो स्टेप्स पूरे लिखना है तुम्हें, यहाँ पे जो थ्योरम यूज किए इस थ्योरम को यहाँ मेंशन करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, p का मतलब क्या हुआ 3, 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9c स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इस कैंसिलेशन के बाद हम इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू 3 के टर्म में है, 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 या 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर तो बाय दिस थ्योरम 3 डिवाइड्स q। अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो कि 3 डिवाइड्स p एंड 3 डिवाइड्स q, यानी p और q का एक कॉमन फैक्टर है 3। 1 के अलावा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने √3 को रैशनल नंबर माना था और तुमने मान लिया था कि √3 की वैल्यू p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने मान लिया था कि p और q को प्राइम है, तो 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और जब कुछ एजम्पशन यानी सपोजिशन के बाद कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले मान लिया था वो गलत है और एजम्पशन इज रॉन्ग। फिर सीधे सीधे लिख देना है हेंस ये जो आर एजम्पशन था वो रॉन्ग है, सो ये एक रैशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट मीन्स p एंड q हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो उनका सामने ही आ गया है 3। तो अब ये p एंड q जो है वो को प्राइम नहीं रहे। अब हम लिखेंगे भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने p एंड q को को प्राइम माना था। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। में लिखना है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्शन, और जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है आप अपना कंक्लूजन लिख लो। क्या कंक्लूजन है कि √3 को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हेंस √3 इज नॉट रैशनल, हेंस √3 इज इरेशनल, हेंस √3 इज इरेशनल है। अगर क्वेश्चन √2, √3, √5 में से कुछ भी आए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है।